हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विथ वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शारीरिक स्वास्थ्य व थकान। ये हमारी आज 8वीं या 9वीं क्लास होगी। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिट दूसरा आज हमारा समाप्त हो जाएगा। आज हम यूनिट इस बुक में जो दूसरा यूनिट है उसको समाप्त कर देंगे। तो देखते हैं फिर शारीरिक स्वास्थ्य व थकान के बारे में। जब व्यक्ति के शरीर का कोई अंग कार्य करने की क्षमता का त्याग कर दे अथवा उसके कार्य करने की गति धीमी पड़ जाए और शरीर में एक प्रकार की शिथिलता आ जाए जिससे कार्य करने की इच्छा नष्ट हो जाए, तो ऐसी अवस्था को थकान की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति को विरक्ति का अनुभव होता है तथा व्यक्ति शरीर में बेचैनी तथा टूटन का अनुभव करता है। नॉर्मल यमन ने कहा है थकान शब्द काम से उत्पन्न होने वाले विविध प्रभावों को व्यक्त करने वाला एक व्यापक पद है, अर्थात वह उन समस्त प्रभावों की संज्ञा है जो हानिकारक और विषैले होते हैं, जो प्रयत्न की अवधि तथा परिणाम के व्यापार होते हैं, किंतु विश्राम के द्वारा जिनका प्रतिकार किया जा सकता है। किसी भी कार्य को जब व्यक्ति करता है तो उसके शरीर के 3 भाग काम करते हैं: मस्तिष्क, नाड़ियाँ तथा मांसपेशियाँ। ये इनका जो है नॉर्मल मन ने कहा था, जो इनकी परिभाषा है ये। और अब हम देखेंगे यहाँ पे किसी भी कार्य को जब व्यक्ति करता है तो उसके शरीर के 3 भाग काम आते हैं: मस्तिष्क, नाड़ियाँ तथा मांसपेशियाँ। और इस आधार पर हम थकान को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: मस्तिष्क तथा सुषुम्ना। ये थकान के प्रकार हैं। थकान के 3 भाग हैं: मस्तिष्क तथा सुषुम्ना की थकान, नाड़ियों की थकान और मांसपेशियों की थकान। तो ये 3 तरह के थकान विभाजित किया गया है। मस्तिष्क तथा सुषुम्ना एवं मांसपेशियों में थकान का कारण उन विषैले पदार्थ का एकत्र होना है जो कि कोषों की क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। ये जहरीले पदार्थ रुधिर द्वारा विसर्जन अंग में पहुंचते हैं, जहां से वह शरीर के बाहर पहुंचते हैं और मस्तिष्क तथा शरीर फिर से स्वस्थ रूप धारण करते हैं। इसीलिए प्रत्येक कार्य के बाद आराम की आवश्यकता पड़ती है, जिससे यह हानिकारक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। यदि व्यक्ति को कार्य करने के बाद आराम न मिले तो धीरे धीरे उसके कार्य करने की क्षमता विलुप्त हो जाती है। मांसपेशियाँ मस्तिष्क तथा सुषुम्ना की अपेक्षा देर से थकती हैं। मांसपेशियाँ मस्तिष्क तथा सुषुम्ना की अपेक्षा देर से थकती हैं। मांसपेशियाँ और मस्तिष्क ये सुषुम्ना की अपेक्षा देर से थकती हैं। कहने का मतलब सुषुम्ना जल्दी थकता जाता है, मांसपेशियाँ और मस्तिष्क सुषुम्ना की अपेक्षा देर से थकती हैं। ये थकान को कुछ मनोवैज्ञानिक 2 भागों में विभाजित करते हैं: शारीरिक थकान और मनोवैज्ञानिक थकान। इसको हम पढ़ते हैं: फिजिकल थकान एंड साइकोलॉजिकल थकान। इस थकान को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 2 तरह की थकान है: शारीरिक थकान और मनोवैज्ञानिक थकान। शारीरिक थकान में देखेंगे फिजिकल फटीग। कई विद्वानों के अनुसार थकान नाड़ी संस्थान अथवा मांसपेशियां संस्थान दोनों में संयुक्त रूप से स्पष्ट होती है। शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में आता है वही शक्ति देने का कार्य करता है। ग्लाइकोजन मांसपेशियों में शुद्ध वायु के साथ मिलकर शक्ति प्रदान करता है। इस शक्ति निर्माण की क्रिया में लैक्टिक एसिड एवं कार्बन डाइऑक्साइड 2 पदार्थ बनते हैं। ये हम प्रश्न में भी दिखाए थे, पेपर में क्वेश्चन पूछा भी गया था। और ये देखो यहीं से बनता, जहाँ थकान की बात आएगी, हम इसके पहले वाले चैप्टर में भी कहीं देखे थे, वहाँ भी लैक्टिक एसिड या विषाक्त तत्व जो शरीर में उत्पन्न होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया और इस तरह का भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये लैक्टिक एसिड, ये देखो लैक्टिक एसिड एवं कार्बन डाइऑक्साइड 2 पदार्थ बनते हैं। ये दोनों पदार्थ मिलकर लगातार पेशीय प्रक्रियाकलापों में रुकावट डालते हैं। किसी भी कार्य को करने के बाद पुनः शक्ति प्राप्त करना अथवा लैक्टिक अम्ल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को मांसपेशियों से निकालना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रक्रिया में रक्त प्रवाह कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में ले जाता है, जहाँ से इसे निकाल दिया जाता है। इसके साथ ही रक्त मांसपेशियों में ऑक्सीजन ले जाता है। एक ऑक्सीजन
एवं ऑक्सीजन तथा ग्लाइकोजन के पुनः परिवर्तन की प्रक्रिया के द्वारा लैक्टिक अम्ल भी निकाल दिया जाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन लैक्टिक अम्ल को मांसपेशियों से हटाने में योगदान देकर थकान को रोकने में मदद करती है। ये हमारा जो लैक्टिक एसिड हमारी मांसपेशियों में जमा होता है उसकी बात की गई है कि कैसे हमारे शरीर से बाहर हो जाता है, फिर हमें थकान से मुक्ति मिल जाती है, थकान नहीं होती। फिर अब हम बात करेंगे आगे। सामान्य तौर से मांसपेशियां कार्य करने की अवधि में व्यक्ति सामान्य तौर पर लैक्टिक एसिड के स्तर को कुछ समय तक साधारण सी थकान अनुभव करके पेशीय कार्य को अधिक देर तक निरंतर करते रहने के बिंदु से कम करने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करता रहता है। यदि कोई कार्य अधिक थका देने वाला है तो कार्य की अवधि में उत्पन्न समस्त लैक्टिक एसिड को दूर करने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन शीघ्रता से उत्पन्न की जा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप थकान बढ़ती जाती है। कार्य करने हेतु पुनः शक्ति प्रदान करने हेतु विश्राम की नितांत आवश्यकता होती है। यद्यपि मांसपेशियों के तंतु में संकुचन की शक्ति अधिक पाई जाती है, अतः प्रत्येक ऐच्छिक पेशियां संकुचन स्नायुओं के मध्य से केंद्रीय स्नायु संस्थान से प्राप्त उत्प्रेरक के द्वारा होता है। मस्तिष्क से स्नायु संवेदनाओं को सुषुम्ना तक पहुंचा देती है, संवेदनाओं को टांग, भुजा और धड़ तक पहुंचा देती है। इस प्रकार पेशियां तक सूचना को ले जाती है। इसी प्रकार प्रत्येक ऐच्छिक मांसपेशियां गति में स्नायु कोश, स्नायु तंतु, पेशियों एवं अंगों के केंद्र बिंदु के साथ साथ क्रियाशील होते हैं। यदि इन अंगों में से कोई भी अंग अपना सामान्य कार्य करना बंद कर देता है तो मस्तिष्क से पेशियों तक संदेश पहुंचाना तथा उनकी गतियों को निर्देशित करना कठिन हो जाता है। स्नायु संस्थान में पाई जाने वाली किसी भी प्रकार की रुकावट मांसपेशीय कार्य से संतुलित समन्वय को अवरुद्ध कर देती है। नाड़ी की गति के निर्देशन पर नियंत्रणहीनता मानसिक थकान का प्रथम लक्षण है। मानसिक थकान अगर होगी तो और समस्याएं शरीर की जो क्रियाकलाप हैं उसके नियंत्रण और क्रियाशीलता में बाधा आएगी। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो हमारी ये थकान थी कौन सी, शारीरिक थकान। अभी तक हम लोग शारीरिक थकान के बारे में बात किए हैं, ये शारीरिक थकान की बात की पहला। अब हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक थकान। मनोवैज्ञानिक थकान दो प्रकार की थकान होती है। शारीरिक थकान से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति शरीर जो थक जाए, शरीर शिथिल पड़ जाए, थक जाए, जो कार्य करने में निष्क्रिय हो जाए, वही शारीरिक थकान होता है। शारीरिक थकान में मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा होता है। मुख्य बातें, मेन बातें यही है। वो एक विषाक्त तत्व होता है। जो प्रक्रिया जमा कैसे होता है ये भी हमें पता चला, और जो शरीर से बाहर होता है वो भी हमें पता चला। और हम थोड़ा सा बहुत तेज इसको बढ़ाने का प्रयास करें जिससे आज ये यूनिट तुरंत समाप्त कर दें, और जो है तीसरे यूनिट में इसके बाद का वीडियो जो रहेगा वो तीसरे यूनिट का रहेगा। तो हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक थकान। दैनिक जीवन के कार्यों से उत्पन्न होने वाली अधिकतर थकान मनोवैज्ञानिक होती है। वर्टल के अनुसार थकान अथवा थकावट यौन पूर्ण व्यक्ति के रूप में उसकी उस परिस्थिति के प्रति अनेक प्रतिक्रियाओं में से एक है जिनकी वह जाने या अनजाने में व्याख्या एवं मूल्यांकन करता है। व्यक्ति द्वारा स्वीकार की गई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक प्रकार की अनुपयुक्त ही थकान है। इसको कार्य के प्रति घृणा तथा शारीरिक भावनाओं दोनों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मनोवैज्ञानिक थकान के अंतर्गत नीरस थकान तथा कुंठाजन थकान को भी स्वीकार कर लिया गया है। कहने का मतलब यहाँ पे जो है दो भाग में हमारी जो मुख्य थकान है वो दो भाग है। एक पहली शारीरिक थकान, दूसरा मनोवैज्ञानिक थकान। शारीरिक थकान तो वही है जो हम शरीर हमारी थक जाती है और काम करते हैं, हमें काम करने के दौरान थकान उत्पन्न होती है और हम काम करने में असमर्थ होते हैं और हम थकान के अनुभव की वजह से काम नहीं कर पाते हैं। ये तो हमारी शारीरिक थकान हो गई। अब मनोवैज्ञानिक थकान की बात करेंगे। जो मनोवैज्ञानिक थकान वे थकान होती है जिस थकान के अंतर्गत नीरस थकान तथा कुंठाजन
अच्छा, यहाँ से पहले देख लेते हैं ये क्या होता है। इसको कार्य के प्रति घृणा तथा शारीरिक भावना दोनों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। मतलब कार्य के प्रति घृणा हो जाती है, व्यक्ति को वो काम भाता नहीं है, उस काम को देख के डर लगता है, अच्छा नहीं लगता, तथा शारीरिक भावनाएं दोनों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे शारीरिक जो भावनाएं होता है, जो भाव विचार होता है, वो भी उसमें भी समस्या उत्पन्न हो जाता है और काम को देख के घृणा भी आता है। कौन सी थकान में? मनोवैज्ञानिक थकान में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक थकान के अंतर्गत नीरस थकान तथा कुंठाजन्य थकान को भी स्वीकार किया गया है। ये मनोवैज्ञानिक थकान में भी 2 भागों में बांटा गया है। इस मनोवैज्ञानिक थकान के अंतर्गत 2 थकान आते हैं। शारीरिक थकान तो अकेला है। शारीरिक थकान में मुख्य थकान 2 हैं, शारीरिक थकान और मनोवैज्ञानिक थकान। शारीरिक थकान हम लोग देख लिए, शारीरिक थकान में कोई कुछ और नहीं है, पर मनोवैज्ञानिक थकान में 2 है, एक नीरस थकान और एक कुंठाजन्य थकान। नीरस थकान और कुंठाजन्य थकान। तो पहले हम नीरस थकान की बात कर लेते हैं। मनोवैज्ञानिक थकान के अंतर्गत आ रहा है। मनोवैज्ञानिक थकान में एक नीरस थकान आता है, दूसरा कुंठाजन्य। तो नीरस थकान की हम थोड़ा सा बात करेंगे पहले, फिर कुंठाजन्य की बात करेंगे। नीरस थकान औद्योगिक क्षेत्र में कई वर्षों से नीरस थकान को स्वीकार कर लिया गया है। नीरसता का संबंध उत्प्रेरक का निम्न स्तर, कार्य के प्रति घृणा तथा कार्य बंद करने की इच्छा, मतलब कार्य से ऊब जाना। ये आप सीधा एक शब्द समझ लीजिए, कार्य के प्रति घृणा तथा कार्य बंद करने की इच्छा, मतलब हम छोड़ देने की इच्छा, मैं अब ये कार्य नहीं करूँगी, अब मुझे पसंद नहीं है। या हम कह सकते हैं एक शब्द में कार्य के प्रति अनिच्छा, कार्य के प्रति अनिच्छा या उस कार्य से ऊब जाना, बस एक शब्द में। बाकी हम पढ़ लेते हैं इसको। नीरस थकान वही है जो कार्य के प्रति अनिच्छा या ऊब जाना, एक ही कार्य को बार बार करते करते ऊब जाना। आगे देखते हैं, नीरसता हमेशा कार्य के प्रकृति से उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कोई एक मनुष्य किसी एक कार्य में नीरसता का अनुभव कर सकता है, परंतु किसी दूसरे कार्य में नहीं। नीरसता अनुभव करने के विषय में व्यक्तिगत भिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। रायन महोदय ने एक शोध कार्य में नीरसता का प्रभाव देखने के लिए सिलाई के कार्य में लगे हुए व्यक्तियों को उनकी व्यक्तिगत आदतों, गृह वातावरण, कार्य के प्रति धारणाओं आदि से संबंधित एक प्रश्नावली दी। इस प्रश्नावली का विश्लेषण करने पर जो परिणाम प्राप्त हुए, उनके आधार पर यह ज्ञात हुआ कि कार्य के घंटों के बाद की नियमित आदत के प्रति घृणा से कार्य पर नीरसता की संभावनाएं अधिक संबंधित थी। जो व्यक्ति कार्य के प्रति ठीक प्रकार से सामंजित थे, उन्होंने घर के अंदर तथा बाहर के कार्यों हेतु नियमित कार्य चर्चा के प्रति वरीयता प्रकट की। नीरसता अनुभव करने वाले व्यक्तियों में घर तथा परिवार के प्रति संवेदनशीलता की प्रवृत्ति पाई गई है। कहने का मतलब काम के प्रति नीरसता आ जाना, काम से ऊब जाना, ये जो है इस रिसर्च में अनुभव किया गया है कि जो नीरस थकान होती है उसमें काम के प्रति नीरसता और काम से ऊब जाना, तो ये नीरस थकान के अंतर्गत आता है। उसके बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुंठाजन्य थकान की। दूसरा है जो मनोवैज्ञानिक थकान के अंतर्गत आता है, कुंठाजन्य थकान। कुंठाजन्य थकान कई तनाव के परिणाम स्वरूप पैदा होते हैं। व्यक्ति क्रिया के रूप में अधिकतर सीखी हुई विधियों तथा आदत का ही अनुकरण करता है। आदत केवल कार्य करने का ढंग ही नहीं, बल्कि सोचने, अनुभव करने तथा उत्पन्न हुई विभिन्न परिस्थितियों और आवश्यकताओं के प्रति प्रतिक्रिया करने का ढंग है। जब योजनाएं क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं एवं व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती है अथवा जब व्यक्ति के सामने ऐसी द्वंद्वात्मक परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जिनमें विकल्पों की कसौटी पर व्यक्ति को कसना पड़ता है, उसे कई नवीन निर्णय करने पड़ते हैं तथा नवीन लक्ष्यों की खोज करनी पड़ती है। उस समय व्यक्ति के अंदर कुंठाजन्य की भावना पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति में मनोवैज्ञानिक तनाव बढ़ जाता है। ऐसे द्वंद्वों के फलस्वरूप उत्पन्न थकान ही कुंठाजन्य थकान कहलाती है। यहाँ पे बहुत शॉर्ट में अगर आपको समझना हो तो जैसे अगर हम बात करें
जैसे कोई अभी हम ही लोग इधर स्टूडेंट की बात अगर हम कर लें, परीक्षा होने वाली है, बार बार परीक्षा टल रही, या पेपर बार बार हो और हम पेपर में असफल हों, पेपर बार बार हो, परीक्षा दें बार बार और उस परीक्षा में बार बार असफल हों, तो क्या होगा कि हमारा जो है वहीं पे हम अच्छा हमारे पास फिर कोई रास्ता ना दिखे, द्वंद्व की स्थिति हो और कोई भी निर्णय ले पाना मुश्किल हो, नए नए हमारे सामने लक्ष्यों की खोज कर, नए नए लक्ष्य हमें खोजना पड़े, तो वहीं पे क्या होता है, कुंठाजन्य थकान उत्पन्न हो जाती है। जब व्यक्ति के सामने कई रास्ते चुनने पड़े और उसके बाद द्वंद्व की स्थिति हो और जो काम किया जाए उसमें उस कार्य में परिणाम अच्छा ना आए, तो यही जो थकान होती है ये कुंठाजन्य थकान उत्पन्न करती है। यही थकान डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन कुंठाजन्य थकान का उदाहरण है। जो कुंठाजन्य थकान होता है ये डिप्रेशन ही होता है। चलो अब हम बात करेंगे थकान के लक्षण की बात करेंगे। थकान के लक्षण की अगर हम बात करें तो यहाँ पे किसी कार्य को सीमित अथवा असीमित मात्रा में करने के उपरांत थकान होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। यहाँ पर थकान से संबंधित प्रमुख लक्षणों को प्रदर्शित किया गया है। नंबर 1, कार्य करने की इच्छा ना होना। जो थकान होता है, कार्य करने की इच्छा ना होना, बार बार जम्हाई आना, चित्त की एकाग्रता समाप्त हो जाना, मुंह से सांस लेना व मुंह खुला रह जाना। ये जो है, अच्छा ये दिखाई नहीं दे रहा था, ये है इतना। कार्य करने की इच्छा ना होना, बार बार जम्हाई आना, चित्त की एकाग्रता समाप्त हो जाना, मुंह से सांस लेना व मुंह खुला रह जाना, ये इतना सब थकान के लक्षण हैं। ये देखो 5वें नंबर पे सुस्ती आना, शरीर के टूटने व दुखने की शिकायत करना, बालक के स्वभाव में चिड़चिड़ापन व झगड़ालू प्रवृत्ति का आ जाना, ये सब थकान के लक्षण हैं। शारीरिक शिथिलता का अनुभव करना, बार बार आसन बदलना, नींद के झपकियाँ आना, कार्य में अपेक्षाकृत गलतियाँ अधिक करना, कार्य करने की गति मंद पड़ना। और थकान दूर करने के उपाय क्या हैं, देख लेते हैं। थकान दूर करने के उपाय के अगर बारे में बात करें, निम्नलिखित उपायों द्वारा थकान से शरीर को मुक्त किया जा सकता है। नंबर 1, विद्यालय का समय चक्र ऐसा बनाया जाए जिससे एक ही प्रकृति के विषय साथ ना पढ़ाए जाएं। नंबर 2, क्लास की लंबाई छात्रों की आयु व मानसिक स्तर के अनुकूल हो। कालांश की लंबाई है ये, कालांश की लंबाई। यदि थकान शारीरिक अस्वस्थता के कारण है तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाए। विद्यालय कार्यक्रम विविधतापूर्ण हो, छात्रों को नींद पर्याप्त हो, इस पर भी ध्यान दिया जाए। जाड़े में गर्म जल से व गर्मी में गुनगुने जल से स्नान करना चाहिए। उपयुक्त कुर्सी व डेस्क की व्यवस्था करनी चाहिए। छात्रों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था करना, किसी भी कार्य को लंबे समय तक न करना, कार्य करने की उपयुक्त परिस्थितियाँ जैसे प्रकाश, ये छात्रों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था करना, किसी भी कार्य को लंबे समय तक न करना, कार्य करने की उपयुक्त परिस्थितियाँ जैसे प्रकाश, हवा की व्यवस्था करना। थकान को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय विश्राम, किसी भी लंबी अवधि के कार्य को करते समय उस कार्य को मध्य में रोककर विश्राम कर लेना चाहिए। इससे व्यक्ति की कार्य क्षमता अधिक बढ़ जाती है। कम परिश्रम वाले कार्यों में बीच में विश्राम नहीं करना उत्तम रहता है। किसी कार्य से उत्पन्न होने वाली थकान व्यक्ति की शारीरिक क्षमता, कार्यकुशलता एवं मनोबल पर निर्भर करती है। कार्य क्षमता में अंतर के कारण ही कुछ गृहिणियां अपने सभी कार्य सुचारू रूप से पूरे कर लेती हैं तथा कुछ गृहिणियां अपने दैनिक कार्यों को ठीक प्रकार नहीं कर पाती हैं, शीघ्र थक जाती हैं। शीघ्र थकान अनुभव करने वाली गृहिणियों को कार्य के मध्य में थोड़ा विश्राम लेना लाभदायक होता है। लेटने से विश्राम ठीक प्रकार से हो जाता है, लेकिन लेटने की उचित व्यवस्था न होने पर बैठकर भी विश्राम किया जा सकता है।
ये है थकान को दूर करने के लिए भारी कार्य के बाद हल्का कार्य करने से थकान कम होती है। तो यहाँ पे जब थकान दूर करने के उपाय में दिया जाता है ऑप्शन, तो ये भी दिया जाता है कि थकान को दूर करने के लिए भारी कार्य के बाद हल्का कार्य करना चाहिए। ऑप्शन में भी रहता है कार्य को बंद कर देना चाहिए, कार्य को छोड़ देना चाहिए, कार्य में लगे रहना चाहिए, या भारी कार्य के बाद हल्का कार्य करना चाहिए। तो ऑप्शन में आपका यही होगा, आपको यही मिलेगा। और ये वैसे क्वेश्चन बना भी है यहाँ से। तो आगे हम बात करते हैं इसी प्रकार की किसी अभिरुचि कार्य को करने के बाद ये देखो एक बात और भी है, अरुचिपूर्ण कार्य को करने के बाद किसी रुचिपूर्ण कार्य को किया जा सकता है। जिसमें जो आपको अरुचिपूर्ण लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है करने में, जिसमें रुचि नहीं, आपकी इच्छा नहीं है करने की, आपकी रुचि कम है, उस कार्य को छोड़कर आप रुचिपूर्ण कार्य को किया जा सकता है। आप रुचिपूर्ण कार्य पकड़ लीजिए अपना, इससे व्यक्ति को थकान का अनुभव कम होगा। ये थकान करने की विधि है सब। थकान से बचने के उपाय, थकान उत्पन्न होने के पश्चात इसे दूर करने की अपेक्षा ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे थकान उत्पन्न ही ना हो। जो थकान से बचने का उपाय है, अगर ऐसा काम किया जाए थकान उत्पन्न ही ना हो, कार्य के प्रति थकान उत्पन्न ही ना हो, थकान उत्पन्न होने के पश्चात उसे दूर करने की अपेक्षा ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे थकान उत्पन्न ही ना हो, तो अधिक उत्तम होगा। पहला क्या है, अनुपयुक्त शारीरिक स्थितियों में कार्य करने से बचना चाहिए। अपने शरीर की स्थिति को सही रखकर कार्य करना चाहिए, अनुपयुक्त तरीके से नहीं रहना चाहिए, नहीं तो थकान होना ही है। इससे अधिक थकान उत्पन्न होती है, जैसे झुककर झाड़ू लगाने की अपेक्षा बैठकर झाड़ू लगानी चाहिए। नंबर 2, किसी कार्य को क्रियान्वित करते समय अनावश्यक शक्ति के व्यय से बचना चाहिए। उदाहरण, जैसे किसी कार्य को कर रहे हैं आप, उदाहरण के लिए खाने का सामान बार बार ले जाने से अच्छा है एक बार ट्रे या ट्रॉली में ले जाया जाए। तो ये है थकान से बचने के उपाय। तीसरे पॉइंट पे बात करें, दैनिक दिनचर्या सुव्यवस्थित रूप से आयोजित करनी चाहिए। दैनिक दिनचर्या सुव्यवस्थित मतलब आप उसकी योजना बना लीजिए, सुव्यवस्थित रूप से आयोजित करनी चाहिए, जिससे प्रत्येक कार्य समय पर हो सके तथा गृहिणी को अरुचि उत्पन्न न हो। किसी कार्य से संबंधित समस्त वस्तुओं को एक ही स्थान पर एकत्र कर लेना चाहिए, इससे अनावश्यक शक्ति का व्यय होता है। कोई कार्य आप करने जा रहे हैं, सारे सामान इकट्ठा कर लीजिए, फिर आराम से बैठ के कीजिए। ये नहीं कि एक सामान लाना है, फिर उसके बाद उसके जाना दूसरा सामान लाए, फिर कम पड़ गया जाओ और दूसरा कुछ लेके आओ, तो ये नहीं। सारा सामान जो भी आप कार्य योजना बनाए हुए, जो आपको काम करना है, एक ही साथ सारा सामान लेके बैठ जाए और उसके बाद करें। तब इससे क्या होगा, आपको बार बार ज़्यादा शक्ति व्यय नहीं करनी पड़ेगी, थकान नहीं होगी। 5वें नंबर पे, आधुनिक उपकरणों का अपनी गृह व्यवस्था में प्रयोग करना चाहिए। आधुनिक उपकरणों का अपनी गृह व्यवस्था में, जो आज के उपकरण हैं, नए नए उपकरणों का प्रयोग करके जो अपने घर के कार्यों की व्यवस्था है उसमें उनका सहयोग लेना चाहिए, इससे थोड़ा सा थकान कम होगी। नींद एवं, अब यहाँ पे आ गई बात नींद एवं थकान, स्लीप एंड फटीग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यदि हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो भी हमें थकान अनुभव होती है। अच्छे स्वास्थ्य हेतु पर्याप्त नींद आवश्यक है। नींद के अभाव में हमारी कार्यक्षमता घट जाती है तथा गलतियों की मात्रा बढ़ जाती है। चिकित्सा मनोवैज्ञानिक ने नींद को विभिन्न आयु की दृष्टि कालांशों के आधार पर निश्चित किया है, जो निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका चार्ट भी एक बनाए हैं। तो ये जो इसका वो बना हुआ है तालिका, विभिन्न आयु वर्ग तथा नींद के घंटे, मतलब किसको कितने घंटे नींद लेनी चाहिए, यहाँ पे ये तालिका दी गई है। आयु और नींद के घंटों में 2 से कम उम्र के आयु वाले 18 घंटे सोएं। और यहाँ पे वो बात नहीं कही गई है, जो नवजात शिशु होते हैं, ये तो 18 घंटे की बात की गई। अगर नवजात शिशु की हम बात करें, जो नवजात 22 उनका जो है 22 से 24 घंटे या 25 घंटे आपको 20 से 22 घंटे, हाँ 24 घंटे तो पूरा होता ही है। तो कहने का मतलब 24 घंटे में 20 से 20 घंटे, 18 से 20 घंटे नवजात की दी गई है। 20 से 22 भी हो सकता है, तो ये नवजात के लिए है। और जो ये 2 से कम वाले हैं, यहाँ पे दिया गया 2 से कम 18 घंटे, यहाँ 18 दिया गया, पर आप 18 से 20 घंटे भी इसको देख सकते हैं। 2 से कम एज के बच्चे, कहने का मतलब वही 2 से कम वाले, जो जन्म से 2 साल के बच्चे होते हैं,
यहाँ पे 2 से कम बोला गया, पर ये माना नहीं जाएगा। नवजात की बात कही जाती है। नवजात जो कहा जाता है वो कहा जाता है कि 18 से 22 घंटे, 18 से 22 घंटे या 20 से 22 घंटे नवजात। बाकी जो ये 2, अच्छा 18 भी उसी में रख लिया गया है 2 से कम वालों में। चलो उसके बाद हम बात करेंगे 2 से 4 वर्ष के बच्चों के यहाँ दिया गया है क्लियर। ये जो दिया गया है 2 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए, यहाँ पे 14 वर्ष दिया गया है। अब आप इतना समझ लीजिए, यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, कहीं भी कन्फ्यूजन ना रहे। 2 से कम वालों की बात की गई है 18 घंटे, मतलब जो नवजात होते हैं वो तो 22 घंटे सोते ही हैं, 20 से 22 घंटे। पर 18 से 20 घंटे या 20 से 22 घंटे जो ऑप्शन मिले वो नवजात सोते ही हैं। पर उस जो 2 से कम वाले होते हैं वो 17 से 18 घंटे उनको सोना चाहिए। यहाँ 18 घंटा दिया गया, 18 घंटे सोना चाहिए। उसके बाद 2 के बाद वाले जो बच्चे होते हैं 2 से 4 वर्ष के बच्चे, उनको 14 घंटे की नींद लेनी चाहिए। तो जो 4 से 8 वर्ष के बच्चे होते हैं, 4 से 8 वर्ष के, उनको 12 घंटे की नींद लेनी चाहिए। जो 8 से 12 वर्ष के होते हैं उनको 11 घंटे सोना चाहिए। जो 12 से 14 वर्ष के होते हैं उनको 10 घंटे सोना चाहिए। उसके बाद जो 14 से 18 वाले हैं उनको 9 घंटे सोना चाहिए, किशोरावस्था वालों को। उसके बाद 18 से 24 वर्ष को 8 घंटे सोना चाहिए। उसके बाद जो 24 से अधिक वाले हैं 7 घंटे सोना। 7 घंटे से नींद कम लेना बेकार है, पर स्टूडेंट लाइफ में 7 घंटे भी मुश्किल हो जाता है। 24 से अधिक वाले जो होते हैं उनको 7 घंटे की नींद लेना चाहिए, प्रॉपर 7 घंटे की नींद होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये जो है वैसे सामान्यतः बच्चों की नींद की अवधि वृद्धों की नींद की अवधि से अधिक होती है, परंतु इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि नींद के समय हमारा वातावरण तथा आसन ऐसा हो तो हमें अच्छी नींद दे सके। सोते समय ध्यान में रखने वाली सावधानियाँ। सोते समय अग्रलिखित सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। सोने तथा उठने का समय संभवतः निश्चित हो। ये सब सोते समय ध्यान रखने योग्य, सोने से पहले वाली सावधानियां हैं। ये सोते समय अग्रलिखित सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। सोते समय अग्रलिखित, जब सोने जाने लग जाओ तो ये सब ध्यान रखना है आपको, कब उठना है। पहला क्या है, निम्न सावधानियों को ध्यान रखना है। सोने तथा उठने का समय संभवतः निश्चित हो। तीव्र प्रकाश वाले स्थान पर नहीं सोना चाहिए। सोने वाला बिस्तर आरामदायक हो। एक कमरे में एक साथ बहुत व्यक्ति न सोएं। जहाँ तक संभव हो सोने से पहले स्नान किया जाए। सोते समय कसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कमरे का तापमान मौसम के अनुसार होना चाहिए। सोने के स्थान पर शुद्ध वायु के आने की व्यवस्था होनी चाहिए। एक बिस्तर पर एक ही बालक को सुलाना चाहिए। आसपास का वातावरण शांत हो। दिन भर की गतिविधियों के कारण व्यक्ति को शारीरिक थकान की अनुभूति होती है। इसके निराकरण हेतु उसे नियमित निद्रा लेनी होती है। निद्रा की अवस्था में उसके अंग प्रत्यंगों का भी क्षमता फिर से पनप उठती है। उसकी मानसिक शक्ति का भी यथावत प्रादुर्भाव हो जाता है। आयु अवस्था आदत तथा व्यवसाय के अनुरूप व्यक्ति को अलग अलग अवधि की निद्रा की आवश्यकता होती है। शिशु अधिकतर दिन भर सोते ही रहते हैं, केवल भूख लगने या बिस्तर गीला होने पर ही जगते हैं। छोटे बच्चों को लगभग 10 से 12 घंटे तक सोने की आवश्यकता होती है। ये तो छोटे बच्चों को लगभग 10 से 12 घंटे तक सोने की आवश्यकता होती है। वयस्क लोग को 6 घंटे एवं वृद्ध लगभग 8 घंटे नींद की आवश्यकता होती है। मानसिक कार्य करने वालों को भी 8 घंटे तक सोना है। कमज़ोर और बीमार व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में अधिक सोते हैं। भोजन के तत्काल बाद सो जाना उचित नहीं है तथा नींद में भी सोना ठीक नहीं। ये सब डाटा जो है किसी बुक में कुछ, पर ये जो सोने का टाइम है लगभग इतना जो है होना चाहिए। छोटे बच्चे का मतलब ये हो गया कि जो 2 साल के
जन्म के नवजात की बात यहाँ नहीं की गई है। जन्म के 6 महीने बाद वाले, 1 साल बाद वाले बच्चों की बात यहाँ की गई है। तो ये तो 6 घंटे और 8 घंटे तो ठीक ही है। तो इसी के आसपास के हमें अंकों को ध्यान में रखना है, इसके अनुसार हमें क्वेश्चन हल करना है। अब हम बात करेंगे, भोजन के तत्काल बाद सो जाना उचित नहीं है तथा दिन में भी सोना ठीक नहीं है, लेकिन अत्यंत उष्ण तथा आर्द्रतापूर्ण मौसम में दिन को थोड़ी देर के लिए सो लेना अच्छा ही होता है। इससे ताजगी तथा चुस्ती की अनुभूति होती है। सोने का कमरा यथासंभव खुला हो। ये यहाँ पे जो है गर्मी के दिन की बात हो रही है कि जो अगर गर्म मौसम है तो थोड़ा सो जाना चाहिए, बाकी बहुत दिन का सोना अच्छा नहीं होता, हमेशा का दिन का सोना अच्छा नहीं होता है। सोने का कमरा यथासंभव खुला हो, उसमें वायु का सम्यक संचार हो तथा आर पार समाधान की समुचित व्यवस्था हो। सोते समय चेहरा हमेशा खुला रखना ही लाभकारी है। मच्छरदानी का प्रयोग करना उपयुक्त होता है। अब यहाँ पर बात करें शारीरिक स्वास्थ्य व व्यायाम की बात की जाएगी। आज इसको हम कंप्लीट ही कर देंगे, बस इसके बाद हमारे 2 पेज बच रहा है, 2 पेज इसको हम समाप्त कर देंगे। ऐसे ही शारीरिक स्वास्थ्य व थकान, इसी वीडियो में इसको समाप्त कर दे रहे हैं। शारीरिक स्वास्थ्य व व्यायाम की बात कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति यदि स्वयं को शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रखना चाहता है तो व्यायाम उसके लिए बहुत ज़रूरी है। वास्तव में जब कोई व्यक्ति अपने आप को शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से चुस्त रखने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, जिसमें उसकी मांसपेशियों की गतिशीलता विशेष रूप से सम्मिलित होती है, जो उसे व्यायाम का मांसपेशियों की गतिशीलता विशेष रूप से सम्मिलित होती हैं तो उसे व्यायाम कहा जाता है। कुछ शिक्षाविदों का विचार है कि बिना व्यायाम के शारीरिक विकास संभव नहीं होता है। व्यायाम सिर्फ शरीर के लिए ही आवश्यक नहीं होता है, बल्कि यह मस्तिष्क हेतु भी आवश्यक होता है, क्योंकि व्यायाम द्वारा ही शुद्ध रक्त मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में व्यायाम का विशेष महत्व है। नियमित रूप से व्यायाम करने से शरीर सुगठित, आकर्षक तथा सुडौल बनता है। व्यक्ति की कार्यक्षमता की भी वृद्धि होती है। व्यक्ति की कार्यक्षमता की भी वृद्धि होती है तथा हम शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वयं स्वस्थ रहते हैं। व्यायाम करते समय हमारी श्वसन क्रिया तेज हो जाती है, जिससे फलस्वरूप फेफड़े पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ये देखो, व्यायाम करते समय फलस्वरूप व्यायाम करते समय हमारी श्वसन क्रिया तेज होती है, जिसके फलस्वरूप फेफड़े पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जिससे हमारा रक्त शुद्ध हो जाता है तथा पाचन क्रिया ठीक रहती है। भूख बढ़ती है तथा नींद भी अच्छी आती है। शरीर के रोग निवारण के लिए औषधि का सेवन किया जाता है। उसी प्रकार स्वस्थ मस्तिष्क तथा उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्यायाम अमूल्य औषधि है। व्यायाम करने की 2 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। व्यायाम करने की 2 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। कौन कौन सी? पहली गतिहीन या स्थिर, दूसरा गतिहीन या क्रियाशील। तो गतिहीन और स्थिर की बात करते हैं। पहली प्रक्रिया क्या है? पहली प्रक्रिया के अंतर्गत शरीर के अंगों को एक निश्चित स्थिति में लाकर कुछ क्षणों तक उस स्थिति में स्थिर रहना होता है। इसी कारण इसे स्थिर व्यायाम कहा जाता है। आसन आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरी पद्धति के अंतर्गत व्यायाम को समय शरीर के अवयवों का निश्चित ढंग से संचालन होता रहता है, अतः इसे गतिशील व्यायाम कहा जाता है। ये जो दूसरी प्रक्रिया है, दूसरी पद्धति के अंतर्गत व्यायाम के समय शरीर के अवयवों का निश्चित ढंग से संचालन होता रहता है, अतः इसे गतिशील व्यायाम कहा जाता है। ये 2 तरह के व्यायाम पद्धति प्रचलित हैं। उसके बाद व्यायाम करने की 2 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। गतिशील, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यायाम करने की कितनी पद्धतियाँ प्रचलित हैं? 2 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। व्यायाम तो बहुत तरीके से, पर पद्धतियाँ 2, गतिहीन या स्थिर, गतिशील या क्रियाशीलता। ये 2 तरह की बात यहाँ है। अब हम बात करेंगे, अच्छा ये भी इसमें देख लिया आप कि क्या है, दूसरी पद्धति के अंतर्गत क्या आ रहा है और पहली पद्धति के अंतर्गत क्या आ रहा है, ये आपको पता चल गया। व्यायाम की क्रियाओं में आसनों का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही आसनों का प्रचलन बहुतायत से रहा है। आसन की स्थिति में शरीर के आंतरिक अवयवों पर एक विशेष प्रकार का प्रभाव पड़ता है और उनका व्यायाम
होता है। आसनों के अभ्यास में कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। नंबर वन अगर हम बात करें यहाँ पे आसन करते समय शरीर पर कम से कम तथा ढीले वस्त्र हों। खाली पेट अथवा हल्के भोजन के उपरांत ही आसन किए जाएं। ये आसन जो है, आसनों के अभ्यास में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो वही बातें हैं। खाली पेट अथवा हल्के भोजन के उपरांत ही आसन करें। एक बार में 5 आसन किए जाएं तथा इनका चयन इस ढंग से किया जाए कि संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो जाए। एक बार में 5 ही तरह के आसन आप अपनाएं। चौथे नंबर, किसी आसन की पूर्ण अवस्था तथा पहुँचने का एक क्रम होता है। निश्चित क्रम के अनुसार आसन की पूर्ण अवस्था में पहुंचकर कुछ क्षण रुकना चाहिए, फिर इसी क्रम में पूर्ण अवस्था में वापस आना चाहिए। प्रत्येक आसन की क्रिया के पश्चात शरीर को शिथिल दशा में छोड़ देना चाहिए, जिससे प्रत्येक अंग को विश्राम मिल जाए। आसन लगाने का स्थान स्वच्छ तथा हवादार प्रकाश युक्त हो। आसन जमीन पर दरी अथवा कंबल बिछाकर किया जाए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे व्यायाम की आवश्यकता, और ये अभी बस 1.5 पेज और बचा, इसको समाप्त कर देने। व्यायाम की आवश्यकता की अगर हम बात करें, ये देखिए व्यायाम की आवश्यकता। अच्छे मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम बहुत आवश्यक, परंतु व्यायाम के कुछ अन्य लाभ इस प्रकार हैं। जो पाचन संस्थान, जो व्यायाम की आवश्यकता है वो क्यों है? व्यायाम की आवश्यकता जो पड़ी पाचन संस्थान के लिए, उत्सर्जी संस्थान के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप इसको पाँच करके पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ये देखिए उत्सर्जी संस्थान, और बात करेंगे हम तीसरे नंबर रक्त परिसंचरण के लिए, चौथे नंबर पे श्वसन संस्थान के लिए, पाँचवें नंबर पे समय का सदुपयोग और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। उसके बाद यहाँ पे विभिन्न गुणों का विकास। इतने व्यायाम की आवश्यकता इसलिए पड़ी है, इतनी आवश्यकताएं हैं व्यायाम की। विभिन्न गुणों का विकास, व्यायाम के नियम, ये देख लीजिए। इतना जो है व्यायाम की आवश्यकता, ये जो व्यायाम की आवश्यकता है इतने हैं। पाचन संस्थान के लिए, उत्सर्जी संस्थान के लिए, रक्त परिसंचरण के लिए, श्वसन संस्थान के लिए, समय का सदुपयोग व मानसिक स्वास्थ्य के लिए, उसके बाद विभिन्न गुणों का विकास के लिए। ये 6 जो है इसकी आवश्यकताएं, व्यायाम की आवश्यकताएं जो पड़ी 6 कार्यों के लिए हैं। 6 तरह से ये लाभदायी होता है। उसके बाद हम बात करेंगे व्यायाम के नियम की। अब हम बात करेंगे व्यायाम के जो नियम होते हैं, कुछ नियम भी होते हैं व्यायाम करने के, तो इसकी बात करेंगे। व्यायाम से पूर्ण लाभ उसी स्थिति में मिल सकता है जबकि उसे संबंधित नियमों तथा सावधानियों को ध्यान में रखा जाए। अभी हमने कुछ आसनों की भी चर्चा की तथा इस बात पर भी प्रकाश डाला कि आसन करते समय किन बातों पर ध्यान दिया जाए। अब हम व्यायाम के नियमों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो है व्यायाम जो करने के नियम हैं ये भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं जो भी पाए जैसे व्यायाम पाए वैसे करते चले जाए, इसके भी कुछ नियम हैं। बात करेंगे पहला, कुपोषित छात्रों को शारीरिक व्यायाम अधिक नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनका भार घट जाता है। जो पतले दुबले लोग हैं, कुपोषित हैं, जिनके अंदर बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी है या कमज़ोर हैं, उनको व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम अगर करे भी तो व्यायाम हल्का हो तथा खाने पर अधिक ध्यान दिया जाए। उनका व्यायाम खाना है वो सही टाइम से, उनका जो सही टाइम से उनके शरीर के अनुसार भोजन चाहिए। दूसरे नंबर पे बालक तथा बालिकाओं के लिए विभिन्न प्रकार के व्यायाम हों, मतलब लड़के और लड़कियों के लिए दोनों के लिए अलग अलग व्यायाम होने चाहिए। व्यायाम का संबंध किन्हीं स्थितियों में व्यवसाय से भी होता है, जैसे सेना में कार्यरत व्यक्तियों का व्यायाम व्यक्ति के व्यायाम से भिन्नता लिए हो सकता है। शरीर के भार के अनुसार भी व्यायाम का चुनाव हो। मोटे व्यक्तियों को वह व्यायाम कराए जाए जिनसे उनका भार कम हो तथा पतले व्यक्तियों को वह व्यायाम कराए जाए जिनसे उनका भार बढ़े। ये देखो व्यायाम के जो नियम है यही नियम बताता है। उसके बाद हम बात करेंगे छठा पॉइंट, 5वां पॉइंट, किसी भी रोग से ग्रसित व्यक्ति जैसे हृदय रोग, जोड़ों का दर्द को डॉक्टरी सलाह पर ही व्यायाम कराना चाहिए। जो डॉक्टर सलाह देने जिस तरह व्यायाम बताया है उस तरह का व्यायाम उनको कराना चाहिए।
6ठे नंबर पे जुखाम शारीरिक अस्वस्थता तथा संक्रामक रोग से ग्रसित अवस्था में व्यायाम नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पे दिया गया है, जुखाम शारीरिक अस्वस्थता तथा संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्तियों को व्यायाम नहीं करना चाहिए। 7वां पॉइंट, व्यायाम से पूर्व कुछ खाना नहीं चाहिए। 8वां पॉइंट, व्यायाम से थोड़ी देर पश्चात स्नान अवश्य ही किया जाना चाहिए। नहा धो के व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के थोड़ी देर पश्चात स्नान अवस्था, मतलब व्यायाम के बाद, पश्चात बोल रहा है यहाँ पे। व्यायाम के बाद नहाना जरूर चाहिए, थोड़ी देर बाद नहाना जरूर चाहिए, इससे शरीर स्वच्छ हो जाती है, जो पसीना वगैरह निकले होते हैं सब स्वच्छ हो जाते हैं। उसके बाद 9वें नंबर की बात करें, व्यायाम धीरे धीरे सरलता से कठिनता की ओर उन्मुख हो। कठिन व्यायाम प्रारंभ में ही नहीं करनी चाहिए, नहीं तो शरीर में दर्द पीड़ा समस्या बन जाती है। तो इसीलिए व्यायाम धीरे धीरे पहले थोड़ा थोड़ा करके और सरल व्यायाम पहले, उसके बाद में कठिन व्यायाम। 10वें पॉइंट की बात करें, प्रारंभ में बहुत अधिक देर तक व्यायाम नहीं करना चाहिए, बल्कि व्यायाम का समय धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। उसके बाद 11वें पॉइंट में, व्यायाम करते समय व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षमता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति हेतु व्यायाम उसकी आयु व लिंग पर निर्भर करता है। जो जैसी व्यक्ति की क्षमता हो या जिस एज का हो, या महिला है या पुरुष है, उस पर डिपेंड करता है, उसके अनुसार उसका व्यायाम होना चाहिए। व्यायाम करते समय 12वां पॉइंट है, व्यायाम करते समय मौसम का भी ध्यान रखना चाहिए। मौसम कैसा है, ठंड का मौसम, गर्मी का मौसम है, तो इसके अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करते समय ये बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये हमारे थे आज की, ये हमारा दूसरा यूनिट समाप्त हो गया। इतना बड़ा चैप्टर था कि हमको पढ़ते पढ़ते कम से कम इसमें हम देख चुके हैं कि 5-6 क्लास लगानी पड़ी, तब जाके ये कंप्लीट हुआ। बहुत बड़ा चैप्टर था ये हमारे जो शारीरिक स्वास्थ्य, कान की सफाई, आँख की सफाई, नाक की सफाई, सारा इसी में आ गया। ये कंप्लीट हो गया और इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर हम करवा चुके हैं। अब हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन आंसर इसका हम करवा दिए हैं। प्रैक्टिस सेट हमारे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, इसको आप देख लीजिएगा, इसका प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अब मानसिक स्वास्थ्य की बात करेंगे। यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य तीसरा चैप्टर है और इस तीसरे यूनिट को हम शुरू करेंगे और ये छोटा ही है, 2-3 वीडियो में समाप्त हो जाएगा, 3 क्लास में समाप्त हो जाएगा या 2 ही क्लास में समाप्त हो जाएगा, बहुत छोटा ही है। बाकी इस बुक का हम प्रैक्टिस सब करवा दिए, बस 2 प्रैक्टिस और लगाना है, 2 प्रैक्टिस लगा देंगे, बस समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा ये। धन्यवाद फ्रेंड्स।